हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेज पर। एक बार फिर से वेलकम है दोस्तों। और वनपाल वन रक्षक और पीटीटी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम पर अनुसार 2021 पर आधारित दोस्तों आज जो है आपका हूबहू पेपर होने वाला है। मतलब कि सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान इंडिया और सामान्य ज्ञान राजस्थान। तो प्यारे दोस्तों इन तीनों टॉपिक में से आज के क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको ये देखना है कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्तों आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये होली का त्यौहार आपके लिए खुशियां लेकर आए और आपके लिए आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं लेकर आए। और दोस्तों आप सभी से एक ही निवेदन रहेगा कि आपको टारगेट, छोटे छोटे टारगेट लेकर पढ़ना होगा। और अगली होली ऐसे मतलब कि त्यौहार वाइज भी आप टारगेट ले सकते हैं, डेट वाइज भी टारगेट ले सकते हैं। ऐसा समझिए कि भी अगली होली आएगी उससे पहले मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो भैया बिल्कुल जो है इस प्रकार की निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे अगर छोटे छोटे टारगेट लेते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी को एक बार पुनः होली का पर्व की आपको और आपके परिवार को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी प्रकार पढ़ते रहे, धैर्य के साथ पढ़िएगा। हैप्पी होली एक बार सभी को। और दोस्तों ये जो मॉडल पेपर आज होने वाला ना, ये वाला मॉडल पेपर, तो 50 में से आपको दोस्तों 45 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। अब आप पूछेंगे सर वो कैसे? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन वो है जो आज तक मैंने 1 जनवरी से लेकर आज तक जो क्वेश्चन करवाए हैं ना, उनमें से मैंने चार के क्वेश्चन लिए हैं, चुन के क्वेश्चन लिए मेरे दोस्तों। तो चुन के पढ़ने भी वाले हैं। तो आइएगा मेरे दोस्तों आज की क्लास को सुपर फास्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जिस प्रकार से है देखिएगा, किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था? किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था ये आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई अधिवेशन 1918, और दूसरा है कि अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920 और दिल्ली अधिवेशन 1920। प्यारे दोस्तों सुपर फास्ट करूंगा, 30 से 35 मिनट लगेंगे आपको काउंट भी करने, साथ ही साथ कि आपकी तैयारी कितनी है। जो आपने राजस्थान क्लासेस पर पढ़ा वही आज आप पढ़ने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, कोई 5 या फिर 10 क्वेश्चन नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। बम्बई अधिवेशन 1918, इसके अध्यक्ष जो रहे थे वो हसन इमाम रहे थे। हसन इमाम जो यहाँ के अध्यक्ष रहे थे दोस्तों। ये विशेष अधिवेशन था। कैसा था? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था। कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसी में हुआ था, बम्बई अधिवेशन 1918 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। और पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग राजस्थान का कौन सा है? कोटा है, उदयपुर है, भरतपुर है या फिर जोधपुर है? तो भैया अगर बात की जाए कि भैया सर्वाधिक जो है ना अपना जनसंख्या की दृष्टि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन सा है? तो भैया आप कर ही लेंगे जोधपुर। और जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जो संभाग है वो भैया जोधपुर है। ठीक है, ध्यान रखना जोधपुर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। और पूरे राजस्थान की अगर बात की जाए कि केवल और केवल इस संभाग में कितनी है जनसंख्या? 17.31% केवल इतनी है यहाँ पर की। ठीक है सर, अगला प्रश्न है चमगादड़ निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? चमगादड़ को किस वर्ग में हम पढ़ते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। राइट आंसर सरीसृप में या फिर पक्षी में या फिर स्तनधारी या फिर जल स्थल चर। देखिए चमगादड़ जो होता है, चमगादड़, ये इसको अपन किस वर्ग में पढ़ते हैं? तो भैया स्तनधारी को पढ़ते हैं। लेकिन ये आकाश में उड़ने वाला भी है, आकाश में उड़ने वाला पक्षी भी है। चलिए तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न, राम रसदे जो है ना मेरे दोस्तों, ये किसकी रचना, किसकी महारानी थी? राम रसदे जो थी ना, राम रसदे, ये किसकी महारानी थी? तो भैया राणा हमीर, पृथ्वीराज चौहान की या फिर सवाई ईश्वर सिंह की या फिर महाराणा राज सिंह की? राम रसदे जो थी ये किसकी महारानी थी? काफ़ी भाई बहन कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन ध्यान रखना डी ऑप्शन लॉक करेंगे। और जिनको पता था वो जो है काउंट करते रहना कि भाई मेरा जो है दोस्तों इन्होंने जो है ना महाराणा राज सिंह की पत्नी जो थी राम रसदे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1675 ईस्वी में क्या किया था? इन्होंने एक बावड़ी बनाई थी मेरे दोस्तों, जया नाम से बावड़ी बनाई थी। और जिसे त्रिमुखी बावड़ी भी कहते हैं, जो कि दोस्तों ये त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है? ये देवबारी के पास में दोस्तों। ठीक है ना, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलो सर अगला है कि दंडी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? दंडी द्वारा रचित जो पुस्तक है ना, ये कौन सी पुस्तक है मेरे दोस्तों? ये गीतांजलि है
है, या फिर पद्मावत है, या फिर दश कुमार चरितम है, या फिर अर्थशास्त्र है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, जल्दी से बता दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दश कुमार चरितम। क्या हो जाएगा, दश कुमार चरितम हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। दंडी द्वारा रचित जो पुस्तक है ना वो दश कुमार चरितम है। एक इनकी और पुस्तक है दोस्तों, अवंती सुंदरी नाम से, अवंती सुंदरी के नाम से और पुस्तक है, और इन्होंने लगभग 7वीं 8वीं सदी में इसका जो है इसकी रचना की थी भैया। अगला प्रश्न आता है, IFSR 2019 के अनुसार राजस्थान में संरक्षित वन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। तो भैया ये आपको बताना है। IFSR जो रिपोर्ट है ना, इस 2019 के अनुसार राजस्थान में जो संरक्षित वन पाए जाते हैं वो कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। संरक्षित वन का मतलब और दोस्तों क्या होता है कि सीमित मात्रा में जो सूखी लकड़ी होती है उसकी कटाई होना और पशु चारण भी होना। ठीक है, तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर देना। ये बीच का जो संरक्षित वन कहलाता है। 55.64 जो है यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉक। शानदार क्वेश्चन है, इस प्रतिशत को लॉक करेंगे। ठीक है, और लेकिन राजस्थान जो वन विभाग है ना, राजस्थान वन विभाग, इसके अनुसार तो ये तो कहता कि भाई अपनी 56.31% ही है। तो दोस्तों दोनों चीज़ें ध्यान रखना। राजस्थान वन विभाग कह रहा है कि भाई 56.31% है ये संरक्षित वन राजस्थान में, जबकि IFSR रिपोर्ट कहती है कि भाई आपका जो है 55.64 है। ध्यान रखना मेरे दोस्तों। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन कि भाई निम्न में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर सोनी होगा, ग्रेडिंग होगा या फिर पैनासोनिक या फिर जो है टेल्स्ट्रा। वह कंपनी जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया सोनी कंपनी हो जाएगा। धन्यवाद करना चाहिए हमें इनका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विज्ञान क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर बात की जाए विज्ञान क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कलिंग पुरस्कार है, या फिर भटनागर है, या फिर धनवंतरी, या फिर अवर दोनों है। तो देखिएगा जो है ना विज्ञान क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, दोस्तों धनवंतरी पुरस्कार की मैं आपसे बात करूं तो भैया ये पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में। कौन से, चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी दोनों, मतलब कि कलिंग पुरस्कार जो कि 1952 में शुरू हुआ था और भटनागर पुरस्कार 1957 में, दोनों पुरस्कार क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो भैया धनवंतरी पुरस्कार 1971 में शुरू हुआ था, चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इनमें से कौन सी घास का प्रयोग दवाई साबुन बनाने में किया जाता है। इनमें से कौन सी घास का प्रयोग जो है दवाई और साबुन बनाने में किया जाता है। तो राइट आंसर अंजन घास, करड़ घास, सुगनी घास या फिर पाम रोजा घास। तो भैया राइट आंसर बता दीजिएगा, जल्दी से बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंजन घास है ना मेरे दोस्तों, ये गायों और घोड़ों के लिए है, गायों और घोड़ों को चराने के लिए है। ठीक है, और करड़ की मैं आपसे बात करूं तो करड़ भैया पशु है तो ये भी है जो इन्हीं के लिए उत्तम है। सुगनी घास आपका हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये सर्वाधिक घास जो होती है ना ये वाली, ये भैया जैसलमेर में होती है। कहाँ पर होती है, जैसलमेर में। और खस घास सवाई माधोपुर में होती है। अगला प्रश्न है, सूरत खाना किससे संबंधित है। सूरत खाना जो है ना किससे संबंधित है ये आपको बताना है। जयपुर से, या फिर जोधपुर, या उदयपुर, या फिर जो है नाथ द्वारा। सूरत खाना जो है ना यहाँ पर दोस्तों चित्रकार क्या किया करते थे, चित्र बनाते थे। यहाँ पे ये सूरत खाना चित्रकारों के लिए ये अलग से बनाया हुआ भवन था। ठीक है ना, चित्रशाला जैसे आप कह सकते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा। जयपुर में बनाई थी दोस्तों, कहाँ पर, जयपुर में सवाई जय सिंह ने बनाई थी इसको। चलो सर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं अब तक के कितने सही हुए, जो काउंट करते रहियो। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य को लेकर वंदे मातरम योजना कब शुरू की गई थी। स्वास्थ्य को लेकर वंदे मातरम योजना कब शुरू की गई थी, 2000 में, 2004 में, 2008 में, या कोई नहीं। स्वास्थ्य को लेकर जो वंदे मातरम योजना शुरू की गई थी ना वो भैया 2004 में शुरू की गई थी। राइट आंसर ध्यान रखना। और जननी सुरक्षा योजना जो है ना, जननी सुरक्षा योजना, वो भी 2003-04 में स्टार्ट की गई थी। तो दोस्तों ये चीजें भी ध्यान रखना साथ ही साथ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ग्रामीण भाषा में किस फसल को बाणिया भी कहते हैं। राजस्थान में ग्रामीण भाषा में किस फसल को बाणिया भी कहते हैं। गेहूं को, चावल को, कपास को, या फिर मक्का को। राइट आंसर दोस्तों लाइफलाइन आपके लिए आसान सा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कपास को, है ना, कपास को करेंगे बिल्कुल। ग्रामीण भाषा में से बाणिया भी कहते हैं। अगला आता है नंबर 13, और पाम्बन द्वीप स्थित है दोस्तों, ये बताना है। पाम्बन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य, जापान और कोरिया के मध्य, यूके व फ्रांस के मध्य, भारत और पाक के मध्य। तो दोस्तों राइट आंसर पाम्बन द्वीप पूछा ने तो भैया ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है रानी सोमलवती जो है ना किसकी रानी थी? रानी सोमलवती जो थी ना ये किसकी रानी थी? अजय राज की, अजय पाल की, अर्णोराज की या फिर विजय राज की? देखिए रानी सोमलवती जो है ना किसकी रानी थी ये आपको बताना है। दोस्तों आपको पता है क्या अजय राज ने सोने और चांदी के सिक्के चलवाए थे? अजय राज ने। तो ये नहीं, अजय राज की पत्नी जो थी सोमलवती थी। राइट आंसर ये ऑप्शन होगा। अजय राज की पत्नी के नाम भी अंकित है कहीं कहीं पर, तो इन्होंने भी सोने के सिक्के चलाए थे दोस्तों, जो कि अजमेर में है ना, ये तो चीज़ आपको पता ही है। चलो सर अगला प्रश्न है, अगला है कि कोटा से अलग होकर झालावाड़ कब स्वतंत्र राज्य बना? कोटा से अलग होकर झालावाड़ राज्य कब स्वतंत्र राज्य बना था ये आपको बताना है। 1830 में, 1840, 38 या फिर 35? कोटा से अलग होकर झालावाड़ जो जिसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं 1838 में अलग होकर बन गया था। सी ऑप्शन को लॉक करने वाले हैं। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है दोस्तों ये आप बता दीजिए। सबसे बड़ा जो गुफा मंदिर है ना वो कौन सा है? चोल मंदिर है या फिर खजुराहो मंदिर या कैलाश मंदिर या फिर हम्पी मंदिर? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हम्पी मंदिर कहाँ पर है। बोले सर ये कर्नाटक में। ध्यान रखना मेरे दोस्तों कर्नाटक में है। कैलाश मंदिर की बात करें तो राइट आंसर आप सभी का कैलाश मंदिर हो जाएगा दोस्तों, एलोरा। ठीक है। और चोल मंदिर की बात करें तो भाई चोल तो है जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु है, चोल मंदिर है। ठीक है। खजुराहो जो है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो है ना दोस्तों कैलाश गुफा मंदिर है, कैलाश मंदिर है जो कि एलोरा में, आप सबको पता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी ये बता दीजिएगा। जो दूसरी जैन संगीति हुई थी ना वो कब हुई थी? 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में या फिर जो है अपनी 8वीं शताब्दी में? राइट आंसर होगा दोस्तों द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी। पहली कब हुई थी? बोले सर पहली तो बता दीजिएगा। पहली हुई थी मेरे दोस्तों 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी भैया। पहली पाटलिपुत्र में हुई थी। यहाँ पर स्थूलभद्र रहे थे अध्यक्ष, स्थूलभद्र यहाँ के अध्यक्ष रहे थे। ये तो पहली थी। अब दूसरी की बात करें कि भाई दूसरी कब हुई थी, तो दोस्तों दूसरी आपके समक्ष है और दूसरी हुई थी वल्लभी गुजरात में और अध्यक्ष रहे थे श्रमण जी। ठीक है, अध्यक्ष रहे थे। ए ऑप्शन हो जाएगा 6वीं शताब्दी राइट आंसर। ओके सर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो ट्रैक्टर की खोज किसने की थी बता दीजिएगा। जो ट्रैक्टर की खोज की ना मेरे दोस्तों, आज जो आपके ट्रैक्टर चलते हैं ना, इस ट्रैक्टर की खोज किसने की थी? वॉक्समैन ने, रदरफोर्ड ने, बुशमैन में या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ट्रैक्टर की खोज जो यहाँ पर आपके ऑप्शन में है ना, इनमें से किसी ने की या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों वॉक्समैन ने नहीं की, रदरफोर्ड ने नहीं की, बुशवेल ने भी नहीं की, बुशवेल ने नहीं की और कोई नहीं हो जाएगा। मतलब कि फारविच नाम से एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने जो इसकी खोज की थी दोस्तों 1882 में की, 92 में की थी बीएससी क्या, और यूएसए में की थी भैया। ये चीज़ें ध्यान रखना, इनका पूरा नाम था रॉबर्ट फारविच। ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न आता है मेवाड़ी और मारवाड़ी में डोलमा किस वृक्ष को कहा जाता है? मेवाड़ी और मारवाड़ी में डोलमा किस वृक्ष को कहा जाता है? महुआ को, खेजड़ी को या रोइडा को या फिर सागवान को? मेवाड़ी व मारवाड़ी में डोलमा किस वृक्ष को कहा जाता है? तो भैया राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसे दोस्तों वेदों में से श्रमिक आ गया, वेदों में से श्रमिक आ गया है। और वैसे अगर बात की जाए इसे जांटी भी कहते हैं, इसे बांटिया भी कहते हैं दोस्तों। इसे जो है ना खेजड़ी को सीमलो भी कहते हैं, क्या सीमलो भी कहते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखना। और इसे पेयमय भी कहा जाता है। तो भैया 19 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी, ये आपको बताना है। भाखड़ा बांध की ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है मीटर में। भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है? 225.55 मीटर है, 518.16 मीटर या 210.55 मीटर है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन दोस्तों 225.55 मीटर है। ठीक है। और लंबाई की बात करें तो 518 दोस्तों, लंबाई कुल कितनी है? 518 मीटर। ये चीज़ भी ध्यान रखना। और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में एचपी में है, तो ध्यान रखना। अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। अग्नि का सही वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, ये बता दीजिएगा। अग्नि का सही वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? लड़ाकू विमान, सर्वतोमुखी टैंक या फिर जो है दीर्घ परास मिसाइल या फिर जो है अपना दीर्घ परास तोप? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अग्नि का सही वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? दीर्घ परास मिसाइल के द्वारा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। शानदार क्वेश्चन है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे दोस्तों, ये आपको बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे दोस्तों, मैं आपको बता दूं हर एक चीज़। पहले तो रहे थे देखिए 3 बार रहे थे। 1929 में रहे थे वो, जो कि लाहौर में रहे थे, और यहीं पर आपको याद हो तो पूर्ण स्वराज की मांग भी की थी। तो भैया ये तो हो गया 1929। दूसरा 1936 जो कि लखनऊ में हुआ था ये अधिवेशन। और तीसरा हुआ था 1937 फैज़पुर में हुआ था दोस्तों, जो कि गांव का पहला अधिवेशन था। फैज़पुर यूपी में गांव का पहला अधिवेशन था। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें। पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला उपकरण कौन सा है? पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला जो उपकरण है ना वो कौन सा है? ओसिलोग्राफ है, या फिर पेरिस्कोप है, या फिर माइक्रोस्कोप है, या फिर किलोस्कोप है? पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला जो उपकरण है ना मेरे दोस्तों, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों सही आंसर होगा आपका, ठीक है। और ये ओसिलोग्राफ है ना, ये विद्युतीय में जो होते हैं ना, यांत्रिक या फिर विद्युतीय जो ग्राफ होता है ना उसको मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। और जो माइक्रोस्कोप होता है, इससे छोटी वस्तुओं को बड़े आकार में देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था? ये आपको बताना है। इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का जो था वो किस धातु का था? तो प्यारे दोस्तों सोना दे रखा है, चांदी दे रखा है, तांबा भी और लोहा भी। तो राइट आंसर चांदी हो जाएगा यहाँ पे, तो है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चांदी का जो सिक्का कहलाता वो टक्का कहलाता था, और तांबे का जो कहलाता था वो जीतल कहलाता था। तांबे का क्या? जीतल नाम से कहलाता था। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। और आगे बढ़ते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित दोस्तों रहती है सोमेस्टो के कारण, या ग्लूकागन के कारण, या गैस्ट्रिन के कारण, या फिर इंसुलिन के कारण। तो भैया रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। काकरी बरडी नामक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? काकरी बरडी नामक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? साबरमती, गोदावरी, कृष्णा या चिप्रा? देखिए दोस्तों राइट आंसर बताना है आप सभी को। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस चिप्रा नदी के बारे में बात करें तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। काकरी बरडी नामक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? चिप्रा नदी निकलती है। ये दोस्तों ये पहाड़ी कहाँ पर है? ये इंदौर में है, मतलब कि है ना, ध्यान रखना इंदौर जिले में है। और चंबल की ये सहायक नदी है चिप्रा। और दोस्तों इसी के किनारे, इसी नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात जो है ना महाकालेश्वर मंदिर वो यहाँ पे बना हुआ है। इसी नदी के किनारे दोस्तों अपना जो है ना वीर दुर्गादास जो थे ना जोधपुर के, हाँ वीर दुर्गादास, उनकी छतरी भी यहीं पर बनी हुई है ना, उनकी छतरी भी यहीं पर बनी हुई है। ओके सर। नंबर 27। आमेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आमेर जयपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण बालाबाई ने, गिंदोली ने, चंद्र कुमारी ने, या फिर मानबाई ने? दोस्तों पृथ्वीराज कछवा की रानी थी, लूणकरण की पुत्री थी। राइट आंसर होगा बालाबाई। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। भारत संघ के सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य के अंतिम शासक जो थे ना वो कौन थे? भारत संघ के सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य के अंतिम शासक जो थे ना वो कौन थे? उदयभान सिंह धौलपुर, शार्दुल सिंह बीकानेर, चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिएगा। राइट आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों सही आंसर भारत संघ के सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य के अंतिम शासक जो थे ना वो उदयभान सिंह थे। ठीक है, कौन थे? उदयभान सिंह थे। ए ऑप्शन हो जाएगा। और चंद्रवीर सिंह ने जब लिखा था ना मेरे दोस्तों, चंद्रवीर सिंह ने जब लिखा था ना ये पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तब उन्होंने कहा था कि भाई मैं डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप लास्ट में जाके जो बनता है वो क्या बनता है? रेडियम, थोरियम, पोलोनियम, या फिर सीसा? आपने तो बिल्कुल आंसर कंफर्म कर लिया कि मुझे ये देना है तो दे दीजिएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों सीसा हो जाएगा राइट आंसर, डी ऑप्शन। अब आपका अगर गलत हो रहा है, आपके आंसर आपने जो दिया आंसर अगर गलत हो रहा है तो उसको आप ध्यान दे देना, यहाँ से काउंट जरूर करना। ठीक है, चलो साहब आगे बढ़ते हैं। नंबर 30 क्वेश्चन, मेघूती मंदिर किसने बनाया था? दोस्तों
मेगुती जो मंदिर है ना, ये किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों, और ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, बोले सर कर्नाटक में मेगुती मंदिर है। और दोस्तों बात करें पुलकेशिन सेकंड ने, विक्रमादित्य ने, कीर्तिवर्मन द्वितीय ने या वत्स राज ने, बोले सर इसका राइट आंसर पुलकेशिन सेकंड हो जाएगा। ए ऑप्शन लॉक करेंगे। ओके सर, ए ऑप्शन को लॉक कर देना। इन्हें दोस्तों जो है ना, इन्हें परमेश्वर की उपाधि भी खुद ने धारण की थी, और इन्होंने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी इन्होंने। नंबर 31 है, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, बता दीजिएगा राइट आंसर जल्दी से। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो भैया मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को, है ना, बहरीन को कहा जाता है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। अगला है नंबर 32, पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहेब पुरस्कार दोस्तों, ये फिल्म जगत में दिया जाता है। और बीसी राय पुरस्कार दोस्तों क्या हो जाएगा, बीसी राय की बात करें, ये चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर की बात करें दोस्तों, ये विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। पुलितजर की बात करें तो राइट आंसर भी हो जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है ये। ठीक है, 1917 में इसकी शुरुआत होती है दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है, क्योंकि यह ऊष्मा का क्या है, देखिएगा, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है, ये जो है ना ऊष्मा का क्या है, सुचालक है या फिर अर्धचालक है या फिर कुचालक है या फिर चालक और सुचालक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। ए ऑप्शन हो जाएगा सुचालक। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर देना। अगला प्रश्न नंबर 34, 8 खंभों की एक छतरी है दोस्तों चूरू में, 8 खंभों की एक चूरू में छतरी है दोस्तों, और जिसका निर्माण कब करवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चूरू में और भी छतरियाँ हैं दोस्तों, टकड़ेतों की छतरियाँ भी चूरू में है दोस्तों। गंगा जी का मठ भी चूरू में है, गंगा जी का मठ, गंगा जी का मंदिर कहाँ पर है, भरतपुर में, गंगा जी का मठ यहाँ पर है। और दोस्तों उगोजी महाराज की खड़ऊ भी यहाँ पर है। तो भैया यहाँ पे राइट आंसर 8 खंभों की छतरी चूरू में है, और जिसका निर्माण करवाया था 1776 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, रोहिला का युद्ध जो है ना कब हुआ था दोस्तों, रोहिला का युद्ध जो है ना कब हुआ था, ये बता दीजिएगा, जल्दी बताइए। रोहिला का युद्ध जो है ना कब हुआ था, 1774 में, 1756 में, 1765 में, इनमें से कोई नहीं। रोहिला का युद्ध जो है ना कब हुआ था, बता दीजिएगा, जल्दी बताइए। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुआ था, अवध के नवाब थे, अवध के नवाब और रोहिलखंड के शासक जिनका नाम था हाफिज की हार हुई थी, वो इस युद्ध में मारा गया था। अवध नवाब के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, तो भाई जीतना ही था, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 1774। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए सब, है ना। चलो अगला प्रश्न है कि भाई प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। हाँ, सबको पता है, बोले सर की गई है। तो प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था की गई है, किस अनुच्छेद के तहत की गई, भैया ये बताना है। और राइट आंसर 167 होगा, 153 या फिर 156, 58 या फिर 162। तो दोस्तों राइट आंसर जल्दी बता दीजिएगा। और सही जवाब, संविधान के 7वें संशोधन की बात करें, जो कि 1956 में व्यवस्था की गई थी इसकी। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों, ये संवैधानिक प्रमुख होता है, और 153 अनुच्छेद के तहत। अगला है, सेडल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। सेडल नाम से जो पर्वत श्रेणी है ना मेरे दोस्तों, ये सेडल पर्वत श्रेणी ये कहाँ है, गुजरात में, केरल में, अंडमान निकोबार में या तमिलनाडु में। सेडल पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, जल्दी बता दीजिएगा आंसर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो भैया गुजरात नहीं होगा, केरल भी नहीं होगा, तमिलनाडु भी नहीं होगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और दोस्तों आपको मैं पूछना चाहूँगा, आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं, और लास्ट तक बने रहेंगे। अगर नहीं बने रहते लास्ट तक तो भैया आपका स्कोर 0 है, आपने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि आप पूरा जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पाएंगे। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, 38 नंबर का राइट आंसर। काली मिट्टी का काला रंग जो है ना किसकी अनुपस्थिति में के कारण होता है, कार्बनिक पदार्थ या फिर गोबर की खाद या टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट व ह्यूमस या फिर ह्यूमस। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट और ह्यूमस हो जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे भैया।
सी ऑप्शन को भैया लॉक करेंगे। और अगला प्रश्न है रमा एकादशी कब मनाई जाती है? आप तो ये बता दीजिएगा, अभी हाल ही का क्वेश्चन है, रमा एकादशी कब मनाई जाती है? कार्तिक को, ज्येष्ठ को, आषाढ़ को या फिर भाद्रपद को? तो भैया राइट आंसर हो जाएगा आपका रमा एकादशी पूछा है ना, तो भाई राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा रमा एकादशी। कार्तिक कृष्ण एकादशी को मनाई जाती, कार्तिक कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र जो था वो कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र जो था, हम लोग, बंगाल गजट, केसरी या फिर जेम्स ए हिक्की? राइट आंसर बता दीजिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक गणेश शंकर जो विद्यार्थी थे ना दोस्तों, उन्होंने एक प्रताप नाम से अखबार चलाया था, समाचार पत्र चलाया था। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र जो है वो बंगाल गजट है। बी ऑप्शन लॉक करेंगे सभी भाई बने। आसान सा क्वेश्चन था सभी के लिए। नंबर 41 क्वेश्चन है, हंगरी स्टोन्स पुस्तक के रचयिता कौन है? अब बता दीजिएगा आप तो राइट आंसर। देखिएगा, हंगरी स्टोन्स पुस्तक के रचयिता जो थे ना, अमृता प्रीतम थे, खुशवंत सिंह थे, जयशंकर प्रसाद थे या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों खुशवंत सिंह ने पाकिस्तान की डायरी लिखा था, ठीक है। और राइट आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, मतलब कि रविंद्रनाथ टैगोर सिंह, क्या रविंद्रनाथ टैगोर जैसे आप गुरुदेव कहते हैं, और गुरुदेव ने इसको लिखा था दोस्तों, हंगरी स्टोन्स। चलो, गीतांजलि भी है ना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे नंबर 42, और यहाँ पर है कि राजस्थान में कुल वन और वृक्षादित क्षेत्र कितना है? बता दीजिएगा। 24,741 वर्ग किलोमीटर, 25,750 वर्ग किलोमीटर, 27,000 अपना 570 वर्ग किलोमीटर या 32,010 वर्ग किलोमीटर? राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, 24,741 वर्ग किलोमीटर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.23%, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? भैया ये बता दीजिएगा आप तो, इनमें से कौन सी धातु जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है? लोहा या फिर मरकरी या चांदी या फिर अन्य? राइट आंसर जल्दी बताइएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, चांदी हो जाएगा क्या राइट आंसर? कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो भैया चांदी हो जाएगा राइट आंसर। चांदी क्या, सॉरी मरकरी हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी इसमें आपका बी ऑप्शन होगा। एक बार पुनः, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो भैया मरकरी पाई जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से लॉक कर देना, अच्छा क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, गुरु नानक देव का जन्म जो है ना मेरे दोस्तों, ये कब होता है? गुरु नानक देव सिखों के सबसे पहले गुरु मेरे दोस्तों, और इनका जन्म होता है कब? और इन्हीं के दिन के रूप में जो है प्रकाश दिवस के रूप में मानते हैं सिखों के पहले गुरु। चलो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव का जन्म होता है दोस्तों 20 अक्टूबर के दिन। बोले सर 20 अक्टूबर आगे है 1469 मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा? वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से थियोफ्रेस्टस जाने जाते हैं, डार्विन या पुरकिंजे या अरस्तु? देखिए, जीव विज्ञान का तो आप कह सकते हैं कि सर अरस्तु को जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं, जीव जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करें तो भाई थियोफ्रेस्टस कहलाता है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। दोस्तों चमगादड़ स्तनधारी है ना, ये अपन पढ़ भी चुके हैं। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रावायलेट वेव की या अल्ट्रासोनिक वेव की या रेडिएशन से या फिर स्पेशल रेटिना से। तो राइट आंसर जल्दी बता दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, अल्ट्रासोनिक वेव से है जो ये उड़ता है, इसकी सहायता प्रदान होती है इससे। दौलत बाग किस झील के किनारे, जल्दी बता दीजिएगा क्या आंसर होगा? दौलत बाग जो झील है ना, किस झील के, दौलत बाग जो है ना दोस्तों किस झील के किनारे? दौलत बाग है एक, और इस बाग के निर्माण की बात करें तो भैया जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था। इसका नाम सुभाष बाग भी है, इसको सुभाष बाग भी कहते हैं। इसके पास में एक 12 दरी का निर्माण करवाया गया था, 12 दरी का निर्माण करवाया था, वो शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। अरे भैया राइट आंसर आसान सा है, आना सागर हो जाएगा, जिसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ और जल्दी से 48 का आंसर देना है। टहला की छतरी किस जिले में है बता दीजिएगा। टहला की जो छतरी है ना ये किस जिले में है? अजमेर में, बाड़मेर में, अलवर में या फिर जैसलमेर में। दोस्तों ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है टहला की छतरी, इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, तो राइट आंसर सभी का हो जाएगा। सर अजमेर नहीं है, बाड़मेर नहीं है, सर अलवर है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। प्यारे दोस्तों सुपर फास्ट कितनी हुई है ये आप अनुमान लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों सीकर, झुंझुनू, चूरू या नवलगढ़, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये कल की तो बात है, कल ही तो अपने पढ़ा था इसके बारे में भैया। राइट आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। किस में पढ़ा था? सभ्यताओं में पढ़ा था, है ना। तो राइट आंसर होगा सीकर। जो भी भाई बहने सीकर बता रहे हैं उन सभी का लॉक होगा। और दोस्तों अपन ने जो है समय लिया ना 29 मिनट लिए हैं, 50 क्वेश्चन पढ़े हैं, एडवांस के तौर पर भी पढ़े हैं। तो भैया कैसा लगा? सुपर फास्ट थी, उम्मीद करूंगा बहुत सुपर फास्ट हो गई थी। इसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। 50 नंबर का आंसर आपको देना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा तो सही है बिल्कुल, तो आप काउंट करके बताइएगा। आपको लग रहा है कि भाई इसमें तो कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है कि सही होगा नहीं होगा, तो भैया आपने के कितने प्रश्न होते हैं 50 में से वो ज़रूर बताना है। आपको आज स्कोर ज़रूर बताना है, ये स्कोर के लिए क्लास है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन थे आपके लिए, वाघ भट्ट के उत्तराधिकारी कौन हुए थे? हमीरदेव चौहान या वीर नारायण या जयद्रथ सिंह चौहान या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बता दीजिएगा बाहर आके कमेंट सेक्शन में। भैया ये जो है ना ये वाघ भट्ट कहाँ के? ये रणथंभौर के शासक हुए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना। अब आपको देखना है कि कौन बने थे और कौन नहीं। ठीक है, तो दोस्तों अब है जो आपके 30 मिनट हुए हैं कंप्लीटेड। उम्मीद करूंगा दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी और स्कोर आप बाहर आके ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आज है होली का पर्व और कहीं ना कहीं आप लोग जो है थोड़े बहुत ज़रूर फ्री होंगे, रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ खुशियाँ मना रहे होंगे। दोस्तों साथ ही साथ इसको शेयर ज़रूर कर लेना। ठीक है, इसको साथ ही साथ शेयर ज़रूर कर लेना। आज रात्रि 9 बजे की क्लास को ऑफ रखते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि भाई होली का पर्व है, सभी आराम से होली का पर्व मनाना। और 6 बजे क्लास कर लेंगे। ठीक है, 6 बजे जो है क्लास कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार पुनः होली का पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखेंगे। धन्यवाद।